Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 1 of Indian Economics. In this session, we are going to discuss the ill effects of British Raj on Indian economy. Now, various topics to be covered in this session are: how did Britishers rule India? EIC and British Raj, economic effects of British Raj, religious effect of British Raj, and the final socio-economic effects of British Raj on Indian economy. So let's get started. First of all, how did Britishers rule India? Now ऐसा नहीं था कि सडनली कोई एक प्रोसीजर हुआ जिससे ब्रिटिशर्स जो थे पूरे इंडिया में इन अ सिंगल गो दे स्टार्टेड रूलिंग. द इंटायर प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग द इंडिया बाय ब्रिटिशर्स स्टार्टेड इन 1750. 1750 से शुरू होकर फाइनली 1857 में ब्रिटिशर्स ने पूरा कंट्रोल ऑल ओवर इंडिया पे कर लिया. फाइनली दे इस्टेब्लिश द कंपनी EIC, दैट इज़ बेसिकली द ईस्ट इंडियन कंपनी. उन्होंने दे टुक ओवर द एंटायर इंडिया फ्रॉम द मुगल एम्पायर. जो मुगल एम्पायर था इंडिया में बिफोर द ब्रिटिश रूल, उसको ब्रिटिशर्स ने मुगल एम्पायर से टुक ओवर कर लिया. ट्रेडिंग रिलेशनशिप था पहले मुगल्स में और ब्रिटिशर्स में, बट लेटर ऑन ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कैप्चर कर लिया. नाउ दे बिगिन टू टेक ओवर टैक्सेशन ऑफ द पीपल. जैसे मुगल एम्पायर के टाइम पे जो टैक्स था लोगों से लिया जाता था जिससे बहुत ज़्यादा लोग एक्सप्लॉइट होते थे. देवर लाइक यूजुअली वो डेप्ट में ही देवर लाइक बहुत ज़्यादा उनको डेप्ट पे करना पड़ता था. इट वॉज सेम इन द केस ऑफ ब्रिटिश रूल एज वेल. ब्रिटिशर्स भी टैक्सेस लेते थे नॉर्मल लोगों से. ब्रिटिशर्स ने यूजुअली प्रॉमिस किया था प्रोटेक्शन देने का टू द इंडियंस, बट इट वॉज नॉट फुलफिल्ड. 1850s में 3 लाख लोग थे ब्रिटिश आर्मी में, जिसमें सिर्फ 50,000 ब्रिटिशर्स थे, रेस्ट 2,50,000 वर इंडियंस. 1 लाख ब्रिटिश मैन जो थे दे वर रूलिंग ऑल ओवर 200 मिलियन इंडियंस. बेसिकली ब्रिटिशर्स ने जो पॉलिसी फॉलो की थी वो थी डिवाइड एंड रूल. कहीं पे भी कोई स्ट्रेंथ नहीं थी इंडिया में. पीपल वर नॉट रेडी टू यूनाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, एंड दैट वॉज द बिगेस्ट एडवांटेज विच वॉज enjoyed बाय द ब्रिटिशर्स. नाउ EIC एंड ब्रिटिश राज. ईस्ट इंडियन कंपनी जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी इंडियन में, उसका फाइनली क्या इम्पैक्ट था इंडिया पे. फर्स्ट EIC रूल्ड थ्रू दी कंपनी मैन. देयर वर स्पेसिफिक कंपनी मैन. कुछ सर्टेन कंपनी मैन थे जो पूरी कंपनी को चलाते थे. EIC ने कैप्चर कर लिया बंगाल को इन 1757. देन उन्होंने ब्रिटिश मॉडल को इंडिया में अप्लाई करने की कोशिश की. उन्होंने सोचा कि एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड इकोनॉमिक मॉडल्स दे कैन अप्लाई इन दी कंट्री, बट दे विल रिमेन सेंसिटिव टू दी कस्टम्स. जो भी इंडिया में कस्टमरी एक्टिविटीज़ हैं, कस्टम्स हैं, उनकी तरफ वो सेंसिटिव रहेंगे एज जो मुगल्स करते थे सेम उसी तरीके से. दे गेव द फ्री रेन टू क्रिश्चियंस मिशनरीज. क्रिश्चियन मिशनरीज को फ्री रेन एरिया दे दिया गया. जो मिलिट्री कंट्रोल था वो सिपाहीज़ के थ्रू किया जाता था. नो, सिपाहीज़ वर बेसिकली दी इंडियन ट्रूप्स जो थे उनके हेल्प से किया जाता था. प्राइवेट ओनरशिप था लैंड का ऑफ द ब्रिटिशर्स ओनली. उन्होंने बहुत सारी न्यू जॉब्स क्रिएट की थी ओपीएम टी के इंडस्ट्रीज़ में, बट टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी इंडिया की, इट स्लोली डिक्लाइंड. दे जितना भी हायर्ड इंडियन ट्रूप्स थे दे वर फाइनली रिबेल्ड. जितने अलग अलग जो ग्रुप्स बने हुए थे इंडियन ट्रूप्स के, फाइनली दे रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश राज. Now, what was the economic impact of British Raj on Indian economy? Now, with the rise of British power in India, the socio-economic fabric of the country changed a lot. जैसे ही ब्रिटिश पावर इंडिया में इंक्रीज़ होने लगा, जो भी सोशोलॉजिकल एनवायरनमेंट था इंडिया का या फिर कल्चरल एनवायरनमेंट था इंडिया का, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया. इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो क्या क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स पड़े इंडिया पे. फर्स्ट ऑफ ऑल, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया बिकम अ कॉलोनियल इकोनॉमी विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश पावर इन द फॉलोइंग वेज. कॉलोनियल इकोनॉमी बेसिकली विच इज़ इंटायरली इन द कंट्रोल ऑफ सम स्पेसिफिक पीपल. सो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कॉलोनियल इकोनॉमी मिल गई थी. कैसे? द फर्स्ट वॉज द सरप्लस एंड द सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी रिसीव्ड अ जॉल्ट विद द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश पावर. बिफोर द ब्रिटिश राज इन इंडिया, इंडियन इकॉनमी जो थी वो बहुत फुलफिलिंग डेवलप हो रही थी, बहुत फास्ट पेस पे डेवलप हो रही थी, वेल लेवल पे ग्रो कर रही थी. सफिशेंट रिसोर्सेज थे इंडियन इकोनॉमी में बिफोर द ब्रिटिश पावर. बट एज सून एज ब्रिटिशर्स केम इन टू द पिक्चर, दे वर लाइक वेरी सबसर्वेंट टू द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स.
इंडियंस जो थे, इंडियंस के जो रिसोर्सेज थे वो सब यूज़ किए जा रहे थे ताकि जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इजीली ग्रो कर सके। ब्रिटिशर्स यूजुअली इंडिया से सस्ता रॉ मटेरियल खरीद के ब्रिटेन में दे यूज टू एक्सपोर्ट इट सो दैट जो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे गुड्स की हो रही है वो सस्ती हो सके, एंड दे यूज टू सेल दैट सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स इन इंडिया एट दी हायर रेट्स। सो जो इंडियंस थे दे वर गेटिंग एक्सप्लॉयटेड। Now, India became an exporter of the raw material and the importer of the finished good. ब्रिटेन में रॉ मटेरियल्स भेजे जा रहे थे इसलिए इंडिया एक्सपोर्टर बन गया, और वहाँ से ब्रिटेन से ही फिनिश गुड्स बन के आ रहे थे इसलिए इंडिया इम्पोर्टर हो गया ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जो वैल्यू एडिशन थी रॉ मटेरियल्स टू फिनिश गुड्स वो ब्रिटेन कर रहा था थ्रू दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था ब्रिटेन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। जब जितना भी लैंड रेवेन्यू था ब्रिटिशर्स को जो इंडिया से मिल रहा था वो बहुत ज़्यादा था। Now the decline in manufacturing sector became the hallmark of the colonial economy. Though the Britishers were taking the revenue, they were earning the good revenue raw materials India से लेके, but जो Indian economy थी वो colonial economy बनती जा रही थी। Famines होने लग गए थे which was basically the result of economic policy of British became rampant. Then the commercialization of agriculture. Now commercialization of agriculture का जो basic meaning है वो ये है कि agriculture में जब shift आ गया from cropping pattern to the grains, cereals etc. to the cash crops like indigo, tea, coffee etc. तो जो agriculture था वो commercialized हो गया, वो सारी चीज़ें grow करने शुरू कर दी गई जिनसे ज़्यादा cash hatch किया जा सकता था। Although commercialization of agriculture is considered as a sign of advancement, the result in India was catastrophic. Usually इकोनॉमी में अगर कमर्शलाइजेशन होता है एग्रीकल्चर में दैट इज़ अ वेरी गुड साइन ऑफ एडवांसमेंट, इट इज़ अ गुड साइन फॉर डेवलपमेंट, लेकिन इंडिया के केस में ऐसा नहीं था। इन इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल इट वॉज फोर्स्ड एंड आर्टिफिशियल प्रोसेस विच लीड टू डिफ्रेंसिएशन विदाउट एक्चुअल ग्रोथ। इंडिया में जितनी भी ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी इट वॉज मोर ऑफ लाइक कि वो एविडेंट तो थी बट इट वॉज नॉट इन दी बेनिफिट ऑफ इंडियंस। जितना भी डेवलपमेंट हो रहा था उसका सारा बेनिफिट ब्रिटिशर्स को ही मिल रहा था। Then the preconditions for the actual growth in the commercialization of agriculture is the advanced farm inputs and investment in the farm sector. अगर हम commercialization of agriculture की बात करते हैं so basically उसमें सबसे important जो है वो है investment करना farming sector में, but ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम पे ऐसा नहीं किया जा रहा था। ब्रिटिशर्स ने ऐसे कोई भी efforts नहीं लिए थे जिससे इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई इम्प्रूवमेंट हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इम्प्रूवमेंट की जा सके। द कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर पेड अटेंशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ फार्म इनपुट्स और फॉर द इन्वेस्टमेंट। सो फाइनली ब्रिटिशर्स ने कोई भी एफर्ट्स नहीं लिए थे ताकि फार्मिंग के जो इनपुट्स हैं वो इंक्रीज़ हो सके, इम्प्रूव हो सके, या फिर ओवरऑल इम्प्रूवमेंट फार्मिंग में या फार्म सेक्टर में हो सके, या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी जाए जिससे कुछ इम्प्रूवमेंट आ सके। ब्रिटिशर्स ने ऐसे कोई भी स्टेप्स नहीं लिए थे। The commercialization of agriculture increased the risk in the agriculture. जितना ज़्यादा commercialization होता गया एग्रीकल्चर का उससे रिस्क इंक्रीज हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर में। जितने भी इंडियन पीसेंट्स थे they became vulnerable to the fluctuation in prices in the international market. Now basically जितना भी एग्रीकल्चर आउटपुट हो रहा था that was basically exported to Britain. सो इंडियन पीसेंट्स वल्नरेबल हो गए थे, मोर और लेस दे वर डिपेंडेंट ऑन दी फ्लक्चुएशंस इन इंटरनेशनल मार्केट। जो भी इंटरनेशनल मार्केट में रेट्स होते थे उनके अकॉर्डिंगली ही इंडियन पीसेंट्स को पे किया जाता था। देन द बल्क ऑफ प्रॉफिट वॉज एक्रूड बाय ब्रिटिश ट्रेडर्स एंड द इंडियन मनी लेंडर्स एंड नॉट दी पीसेंट्स। सो बेसिकली जो प्रॉफिट था वो ब्रिटिश ट्रेडर्स को मिल रहा था, इंडियन मनी लेंडर्स को मिल रहा था, बट पीसेंट्स को कोई भी फ़ायदा, फार्मर्स को कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। Then came the deindustrialization. Now deindustrialization is the reverse of the term industrialization. जब हम industrialization की बात करते हैं basically इकोनॉमी जिसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, it is also termed as industrialization. Deindustrialization बिल्कुल अपोजिट है industrialization का. Now the term implies the decline in secondary or the manufacturing sector in the economy. So deindustrialization कब हो सकती है कि इकोनॉमी में
येस, इट विल अकर अगर एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में सेकेंडरी या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो डिक्लाइन होने लग जाए, सो उस इकोनॉमी में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी। 18th सेंचुरी एक पर्टिकुलर ऐसा टाइम पीरियड था जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था यूरोप में। एज अ रिजल्ट जितने भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल विटनेस थे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लग गया। इन द प्लेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज ग्रू अप। यूरोप में बेसिकली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, नए अलग अलग ट्रेंड्स आ गए फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन इंडिया वॉज वेरी डिफरेंट। इंडिया में ये सब कुछ नहीं हो पाया था। जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ब्रिटिश राज के टाइम पे बनी थी उसकी वजह से ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज दे डिक्लाइंड इन इंडिया लाइक यूरोप, बट अनलाइक यूरोप द मॉडर्न इंडस्ट्रीज डिड नॉट कम इन इंडिया। जिस तरीके से यूरोप में सारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो रही थी, इंडिया में भी वैसे ही डिक्लाइन हो रही थी, बट यूरोप में मॉडर्न इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी, दे वर गोइंग अप। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, यहाँ सिर्फ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो है वो डिक्लाइन होने लग गई थी। इंडिया विच वॉज अ मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट हब ऑफ द टेक्सटाइल्स एंड कॉटन प्रोडक्ट विटनेस अ डाउन ट्रेंड इन दीज। इंडिया उस टाइम पे बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब था, बहुत सारा लार्ज स्केल पे एक्सपोर्ट किया जाता था टेक्सटाइल्स का और कॉटन प्रोडक्ट्स का, बट ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो बहुत वीक हो गई थी। दे हैव विटनेस्ड अ डाउन ट्रेंड। अब मेजर रीज़न जो इस डिक्लाइन का ये था कि जितनी भी ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चर सेक्टर्स थे इंडिया में, दैट वाज लाइक डुअल स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट किए गए थे ब्रिटिशर्स ने विद रिस्पेक्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया। इट वाज अ वन साइडेड ट्रेड। द imported goods were brought in India under the doctrine of free trade without import duty. On the other hand, the finished goods exported to Britain were heavily taxed. So basically what Britishers were doing, जो रॉ मटेरियल्स थे, जो जितने भी गुड्स को इंपोर्ट किया जाता था इंडिया में, वो सारे गुड्स जो थे वो एक पॉलिसी बनाई गई थी ब्रिटिशर्स की, दैट वाज बेसिकली द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्री ट्रेड। जितने भी गुड्स इंपोर्ट होंगे उस पर कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। सो इन दैट केस गवर्नमेंट को टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा था। वेयर एज जो फाइनल फिनिश गुड्स आते थे ब्रिटेन से बन के, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स, जो एक्सपोर्ट किए जाते थे ब्रिटेन में फाइनली फिनिश गुड्स, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था। सो जितना भी टैक्स उस पर लग रहा था वो सारी ब्रिटिशर्स को ही इनकम हो रही थी। सो इंडियंस वर गेटिंग एक्सप्लॉयटेड नो। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो थी इंडिया में दे वर डिक्लाइनिंग। फर्स्ट वॉज द फोर्स्ड pauperization of the weavers by forcing them into contracts whereby the finished goods were sold to Europeans at value below the cost of production. So ब्रिटिशर्स ने बेसिकली फोर्स किया उन सारे वीवर इंडियन वीवर्स को कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें अकॉर्डिंग टू विच जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रही थी वीवर्स को, उससे भी कम कॉस्ट पे दे वर सेलिंग द गुड्स टू यूरोपियंस। सो इन दिस केस वीवर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। अनइक्वल कॉम्पिटिशन था मॉडर्न इंडस्ट्रीज of Britain and Indian industries. Then East Indian Company used the political power to remove its rival in India and the traditional industries were seen as rival. So East Indian Company जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आते ही बनाई थी, उस बेसिक कंपनी को उन्होंने यूज़ किया ताकि वो जितने भी राइवल्स हैं इंडिया में उनको रिमूव कर सकें, बिकॉज पॉलिटिकल पावर ब्रिटिशर्स के ही हाथ में था। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज से जो उस टाइम पे वो सबसे बड़ी राइवल थी फॉर द ईस्ट इंडियन कंपनी, उन्होंने उसको भी दे स्टार्टेड demobilizing is. Then the sale of raw cotton was monopolized by the company's servants, forcing a rise in price. Then the wealth of the Indian economy drained off. How the drain of wealth took place in India during the British Raj. Now first of all, the drain of wealth theory refers to a portion of national product of India which was not available for consumption to its people. वो पोर्शन नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया का, इंडिया की जो नेशनल इनकम का वो पर्टिकुलर पोर्शन जो इंडियंस को अवेलेबल नहीं था जिससे वो कंजम्पशन में यूज़ कर सके, दिस इज़ बेसिकली इज़ नोन एज ड्रेन ऑफ वेल्थ. Now according to this concept, a portion of national product of India went outside it without any quid pro quo. So basically बिना किसी डिमांड के, बिना किसी एक कोटे को मेंटेन किए हुए जितना भी नेशनल प्रोडक्ट था, इट वाज ड्रेनिंग आउटसाइड दी India. Now the concept of drain of wealth was first propounded by the Dadabhai Naoroji in his book Poverty and British Rule in India, which was published in 1867. Then R.C. Datta in his Economic History of India, which was published in 1901, उसमें भी drain of wealth के बारे में बताया गया था.
Now, the British rule in India was justified on the basis of concept of white man's burden. That is, the Asian civilizations are still premature for self-rule and the onus of providing efficient governance रेस्ट ऑन द यूरोपियंस और वाइट. ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया में रूल करना शुरू किया, उन्होंने अपना जो रूलिंग था उसको इस तरीके से डिफ़ाइन किया, उन्होंने उसको जस्टिफाई किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ वाइट मैंस बर्डन. बेसिकली उन्होंने ये कहा कि जितने भी एशियन सिविलाइजेशंस हैं वो इतनी मैच्योर नहीं है कि वो अपने आप को सेल्फ रूल कर सकें, एफिशिएंट गवर्नेंस कर सकें, इसलिए उन्हें यूरोपियंस या फिर वाइट्स की ज़रूरत है. नाउ द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ gave a serious jolt to the concept by providing that European rule is actually ruining the India instead of giving the efficient governance. लेकिन जो ब्रिटिशर्स का यूरोपियंस का ये कंसेप्ट था ऑफ वाइट मैंस बर्डन, इसके बिल्कुल अगेंस्ट था ड्रेन ऑफ वेल्थ. नाउ आफ्टर द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ ये फैक्ट पे एम्फोसाइज किया जाने लगा कि यूरोपियंस जो हैं उन्होंने जो रूल किया है बेसिकली इंडिया को रुइन कर दिया है अपनी रूलिंग से, रादर देन गिविंग देम एन एफिशिएंट गवर्नेंस. Then what are the constituents of drain of wealth? Basically उस टाइम different जो elements involved थे वो था extortion by the company servants, the fortunes from rulers, zamindars, merchants and common men and sending them home. So basically जितनी भी extortions कर रही थी company servants, सारे fortunes को from rulers या ज़मींदार्स, मर्चेंट, ये सब लोग जो एक्सटॉर्शन करते थे नॉर्मल लोगों को, देन परचेजिंग ऑफ गुड्स आउट ऑफ रेवेन्यूज ऑफ बंगाल एंड एक्सपोर्टिंग देम, दिस वाज बेसिकली टर्म्ड एज इन्वेस्टमेंट. ड्यूटी फ्री ट्रेड जो था उससे ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एज हो गया था ओवर इंडियन ट्रेडर्स, क्योंकि जो उनकी ट्रीटी ऑफ फ्री टैक्स फ्री था उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी चीज़ें इंपोर्ट करता था उन्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ता था, वेयर एज इंडियन ट्रेडर्स को टैक्स पे करना पड़ता था. मोर ओवर जो गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते थे उसमें ब्रिटिशर्स यूज टू गेट अ लॉट ऑफ रेवेन्यू, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था. ऑल ऑफ द सब्सिडरीज वर फाइनेंस फ्रॉम द इंडियन ट्रेजरीज ओनली. रेमिटेंसेस या फिर जो सैलरीज होती हैं या जितनी भी अदर सोर्स ऑफ इनकम थे कंपनी ऑफिशियल्स को इंग्लैंड में भेजा जाता था. होम चार्जेस और कॉस्ट ऑफ पेंशन ऑफ अ कंपनी ऑफिशियल्स, द कॉस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडियाज ऑफिस एक्सेट्रा. सो इन चीज़ों की कॉस्ट भी इंकर करनी पड़ती थी. प्लस हेफ्टी इंटरेस्ट वाज आल्सो पेड टू द ब्रिटिश इन्वेस्टर्स. जो ब्रिटिश इन्वेस्टर्स ने इंडिया में पैसा लगाया हुआ था उस पर भी हैवी इंटरेस्ट जो था वो इंडियन ट्रेजरी से ही पे किया जा रहा था. Then what were the various religious impact of British rule in India? Now, the very foremost impact of British rule on India was the religious impact. जो सबसे बड़ा impact पड़ा था इंडिया पे ब्रिटिश रूल का वो था religious impact, as was established by the missionaries and their establishment of churches in every possible corner of the country. उस टाइम पे इंडिया के हर हुक एंड कॉर्नर्स पे चर्चेस को बना दिया गया था. इन दिस रिगार्ड द पोर्ट सिटीज़ लाइक कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई gained enough importance due to their accessibilities for navigational purposes. They were later turned into the 3 cardinal presidency towns. So basically कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी नेविगेशनल पर्पस की, इसलिए इन कंट्रीज़ को पोर्ट सिटीज़ की तरह कंसीडर किया जाता था. 3 कार्डिनल प्रेसिडेंसीज टाउन इन बाद में कंट्रीज़ को सिटीज़ को बना दिया गया था. द कीन अटेम्प्ट ऑफ ब्रिटिश क्रिश्चियंस टू टर्न सेवरल बंचेस ऑफ इंडियंस into a complete unfamiliar religion was successful though only in parts. So जो ब्रिटिश क्रिश्चियंस थे उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था कि जो इंडियन कल्चर पे वो अपने कल्चर का एक इम्प्रिंट छोड़ सकें, एंड दे वर ऑल्सो सक्सेसफुल इन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंट्री. जो क्रिश्चियनिटी थी उस टाइम इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉलो की जाने लग गई थी. नाउ सम हैड ग्लैडली एक्सेप्टेड इट इन फियर ऑफ इन्वाइटिंग द रेंज ऑफ द कंपनी. जितने भी उस टाइम इंडियंस थे उन्होंने क्रिश्चियनिटी को डर से अपना लिया था. दे इन्वाइटेड दैट पर्टिकुलर रिलीजन बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ ब्रिटिशर्स, वाइल अदर्स हैड टर्न्ड हॉस्टाइल इन टर्न, गिविंग राइज टू कोलिजन्स एंड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस. कुछ इंडियंस ऐसे भी थे उस टाइम पे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाके उस रिलीजन को इग्नोर कर दिया था, उस रिलीजन के अगेंस्ट हो गए थे, एंड फाइनली उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स या कोलिजन्स होने लग गए थे. देन द सोशो कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. Now, socio-cultural impact of British rule upon India was also another intense impression that had lasted throughout their rule, never for once losing their significant status. So, socio-cultural पे भी बहुत बड़ा एक impact था इंडिया पे ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, फ्रॉम एवरी फील्ड ऑफ लिविंग, चाहे वो एजुकेशन हो, आर्ट हो, आर्किटेक्चर हो, पेंटिंग हो, लिटरेचर, पोइट्री, ड्रामा, नॉवेल्स, एनी काइंड ऑफ थिंग.
पूरा जो इंडियन सेटअप था वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए थे। कन्वेंशनल या फिर जो सिंपल सोसाइटीज़ हैं जो इंडिया में प्रिवलेंट थी, दैट वाज रिस्पेक्टेड एंड ड्रेडेड द ब्रिटिश रूलर्स। जो ब्रिटिश अरिस्टोक्रेट्स थे, दे ट्रेवल थ्रू आउट द इंडिया इन सेपरेट यूरोपियंस ओनली, या फिर फर्स्ट क्लास रेलवे कैरेजेस में दे यूज टू ट्रेवल। देयर वर अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द ब्रिटिशर्स और यूरोपियंस एंड इंडियंस। दे हैड फॉर देमसेल्फ सेपरेट वेटिंग रूम इन मोस्ट ऑफ द मेजर रेलवे स्टेशन। जितने भी रेलवे स्टेशन थे वहाँ पे अलग से सेपरेट वेटिंग रूम बनाया गया था यूरोपियंस एंड ब्रिटिशर्स के लिए। दे ऑल्सो केम टू सेटअप द एलीट स्कूल फॉर देयर चिल्ड्रन। उनके बच्चों के लिए अलग पॉश स्कूल बनाए गए थे। जितने भी थिएटर हॉल्स थे वहाँ पे जो बालकनी का एरिया था उसमें ये लिखा रहता था दैट ओनली वाइट्स और द लोकल महाराजास कैन गो एंड सिट देयर। देन जो सिग्निफिकेंट पैशनेट पास टाइम था 19th या फिर अर्ली 20th सेंचुरी में, वो हंटिंग ऑफ एनिमल्स था, जिससे इंडियन जंगल्स के बहुत सारे एनिमल्स और जो बर्ड्स थे स्पीशीज़ इट स्टार्टेड extinguishing. Then as such population of जो टाइगर, लॉयन या एलिफेंट्स थे वो सडनली बहुत ज़्यादा लो होने लग गई बिकॉज ऑफ indiscriminate hunting. Now these are some of the questions for your own practice. First, what was the economic effect of British Raj on Indian economy? Economic effects कौन कौन से ब्रिटिश राज के थे इंडियन इकोनॉमी पे, प्लस रिलीजियस इफेक्ट्स कौन से हैं ब्रिटिश राज के इंडियन इकोनॉमी में. That's all about this session. Thank you.